रेटिकुलम तक हम बता दिए थे। तो कोशिका के ही भाग होती हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम या कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होती हैं। क्या होती हैं? या कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग बोला जाता है, या प्रोटीन का निर्माण करता क्या? प्रोटीन का निर्माण करता है। अतः क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाती है। ये दो तरह की होती हैं, एक 70S होती हैं राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम होती हैं। तो 70S राइबोसोम जो होती है हल्का होती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे छोटी सबसे जितना भी जीवाणु हुआ, वायरस हुआ, इन सब में प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी होती हैं। उसमें 70S राइबोसोम होती हैं और एक 80S राइबोसोम होती हैं। यह बहुत भारी होती है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका क्या हुआ? एनिमल हुआ, मानव हुआ, इसमें यह सब क्या हुआ? यूकैरियोटिक कोशिका हुआ। चलिए, तो राइबोसोम समझेंगे हम कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करती हैं, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाती है राइबोसोम को। दो तरह के राइबोसोम होती हैं। एक तो ये 70S राइबोसोम होती हैं और दूसरा 80S राइबोसोम होती हैं। 70S राइबोसोम जो होती हैं उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं, जबकि 80S राइबोसोम जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। एक होती है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपर्चर्स। ये जो होती है इसका काम क्या होती है? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। क्या? कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था। इसका काम होती है परिवहन करना, यानी कि सपोज दैट मान के चलिए कि आपके ब्रेन में आप अभी स्टडी कर रहे हो, तो अभी जो ब्लड है या फिर आपके पास जो स्ट्रेंथ है उस किसको ज़रूरत है? तो आपको ब्रेन की ज़रूरत है, ना कि आपको अदर जो पार्ट्स है उसकी ज़रूरत है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं आपकी यदि आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करने के लिए आपको पैर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि आप दौड़ पाएँगे, ना कि ब्रेन में आपके पास ये होना चाहिए। तो ये जो है वो ब्लड पहुँचाने का काम कौन करता है? ये ब्लड पहुँचाने का काम आपका गोल्जी बॉडी या अपर्चर के नाम से जाना जाता है। यह उसका ही काम होती हैं कि जो भी ब्लड है जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वहाँ तक ये कार्य करता है और फिर आगे बढ़ता है। तो गोल्जी अपर्चर जो होती है या गोल्जी बॉडी बोला जाता है, इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था और ये पदार्थों का परिवहन करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? पदार्थों को परिवहन करने का कार्य करती हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में, पिछला एनटीपीसी जो हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। सेंट्रोसोम, ये भी कोशिका का ही पार्ट है। कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम होती हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय बोला जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तारक काय। ये कुछ पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए इंग्लिश ना पूछ के हिंदी पूछ दिया जाता है और क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, सेंट्रोसोम का हिंदी क्या होती है? तारक काय होती हैं। क्या होती हैं? तारक काय होती है। यह कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करने का काम करती हैं। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। क्या? यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होती हैं। तो जैसा कि बताया था पहला ही क्लास में हम बताए थे कि तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होती हैं, तो उसमें ट्यूमर क्यों हो जाता है, कैंसर क्यों हो जाता है? तो जैसा कि उस वक्त भी बताया था कि एक तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन सेल के अलावा एक और सेल होती हैं, ग्लियल सेल। तो उस ग्लियल सेल का जो काम होती हैं वो वहाँ पर कोशिका विभाजन होती हैं। और जानते हैं आप कि कोशिका विभाजन जब ज़्यादा कोशिका विभाजन कर देती है, जब कोई कोशिका ज़्यादा विभाजित हो जाती है तो वही ब्लड कैंसर का रूप ले लेती है, जैसे ट्यूमर बुलाई जाती हैं। तो मस्तिष्क के एक न्यूरॉन सेल में तो नहीं होती हैं ट्यूमर, लेकिन ग्लियल सेल में ट्यूमर हो जाती हैं। तो बोलते हैं कि मानव के मस्तिष्क में भी कैंसर हो जाता है, हालांकि कोशिका विभाजन मस्तिष्क में नहीं होता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम समझ गए होंगे, तारक काय समझ गए होंगे कि कोशिका विभाजन करने का काम इन्हीं का होती है, मस्तिष्क में नहीं पाई जाती हैं। जिस प्रकार तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होती हैं। जंतु कोशिका में ये सेंट्रोसोम वर्क करती हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का काम नहीं होती हैं, क्योंकि ये जंतु में पाया जाता है, मानव में पाई जाती हैं, न कि प्लांट में होती हैं। अब प्लांट में कोशिका विभाजन कौन करती हैं? तो प्लांट में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज की बात करेंगे तो सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नाम के वैज्ञानिक ने किए थे। क्या? बोबरी नाम के वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम की खोज किए थे।
आगे जो कोशिका विभाजन का एक नेक्स्ट पार्ट्स है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम का हिंदी में लाइसोसोम ही बोला जाती हैं। अ, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करती हैं। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करती हैं? तो ये लाइसोसोम करती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? जल अपघटक एंजाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम होती हैं, जिसका काम क्या होती हैं? यदि कोई पार्ट्स कोशिका के अंदर कोई पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, तो यही जल अपघटक एंजाइम उस पर छिड़काव करते हैं और उसको जला देते हैं, यानी उस अंग को नष्ट कर देते हैं। जब कोशिका के अंदर जो पार्ट होती हैं, जब कोई पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, तो यही लाइसोसोम अपना जल अपघटक एंजाइम क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं और उसे नष्ट कर देती हैं। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती हैं, जब पूरी कोशिका कार्य करना बंद कर देती है, तो यह खुद को फाड़ देता है और यह खुद को जैसे ही फाड़ता है तो कोशिका पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली बोला जाती हैं। यानी लाइसोसोम को क्या बोला जाती हैं? आत्महत्या की थैली बोला जाती हैं, क्योंकि जब कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जब काम कार्य करना बंद कर देते हैं, तो यही जल अपघटक एंजाइम जो होती हैं, वो छिड़काव कर देती हैं, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती हैं और इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसकी खोज किसने किया था? पूछ देता है एग्जाम में। तो इसकी खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने किए थे। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम होती है क्या? तो नहीं, आरबीसी के अंदर कोई लाइसोसोम नहीं होती हैं। आरबीसी के अंदर किसी भी प्रकार का लाइसोसोम नहीं होती हैं। अतः जब आरबीसी जब मर जाता है तो ये कहाँ चला जाता है? क्योंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होती हैं। 120 दिन के बाद इसको मरना होता है। तो ये मरने के बाद कहाँ जाता है? क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम तो पाया नहीं जाता है। तो जब आरबीसी मर जाता है, चूँकि 120 दिन का जीवन काल होता है इसका आरबीसी का, और जब वो मर जाता है तो फिर कहाँ चला जाती हैं? तो ये आरबीसी मरने के बाद ये स्प्लीन जो कि प्लीहा होता है उस या तिल्ली बोला जाता है, उसमें जमा हो जाती हैं, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोला जाती हैं। ये क्वेश्चन बार-बार पूछे जाती हैं कि आरबीसी का कब्र किसको बोला जाती हैं? तो याद रखिएगा, आरबीसी का कब्र बोला जाती हैं स्प्लीन को, जिसको हिंदी में प्लीहा या तिल्ली बोला जाता है। तो लाइसोसोम भी हो गया, गोल्जी अपर्चर हो गया, या फिर ये राइबोसोम हो गया, तो ये हम बता दिए हैं। आगे है एक और पार्ट होती हैं जिसका हम केंद्रक के नाम से जानती हैं। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाती हैं? न्यूक्लियस। इसको हिंदी क्या नाम है? तो केंद्रक नाम है। तो इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज किए थे। और इसका काम क्या होती हैं? तो ये संपूर्ण कोशिका जो होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। सारा जो कोशिका होती हैं, ये कोशिका किस पर डिपेंड होती हैं? तो न्यूक्लियस पर डिपेंड होती हैं। इसलिए इसको कोशिका का दिमाग बोला जाती हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है कि कोशिका का दिमाग किसको बोला जाती हैं? तो कोशिका के दिमाग जो बोला जाती हैं वो केंद्रक को बोला जाती हैं, न्यूक्लियस को बोला जाती हैं, जिसका खोज किया था रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक। 1881 ईस्वी में इसको खोज किया था। इसमें 80% पर प्रोटीन होती हैं। याद रखिएगा, न्यूक्लियस में 80% पर प्रोटीन होती हैं, जल नहीं होती हैं। जल को नहीं मारना है, क्योंकि 80% जल जो होती हैं वो जीव द्रव्य में होती हैं, जिसका खोज पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, तो जीव द्रव्य जो होती है, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोला जाती हैं, तो उस प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किए थे प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किए थे? तो पुरकेंजे नाम के वैज्ञानिक किए थे। उसमें 80% से ऊपर जल होता है, जबकि न्यूक्लियस में 80% से ज़्यादा प्रोटीन होती हैं। आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। और एक और होती हैं कोशिका के अंदर वैक्यूल्स होती हैं। वैक्यूल्स का इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी रसघानी बोला जाती हैं। क्या बोला जाती है? रसघानी। ये भी कोशिका के अंदर एक पार्ट होती हैं जहाँ पर जल स्टोर्ड होता है, यानी कि जितने भी हम पानी पीते हैं वो सब पानी कहाँ जाता है? पेट में थोड़े जाता है। ये पानी टोटल पचने के बाद पानी जमा हो जाता है रसघानी में, जिसको इंग्लिश में वैक्यूल्स बोला जाती हैं। तो जितने भी पानी पचित पानी जो होती हैं वो वैक्यूल्स में जाके जमा हो जाते हैं।
ये रसघानी जो होती हैं वो जंतु कोशिका में और प्लांट कोशिका में दोनों में होती हैं, लेकिन जंतु कोशिका में जो होती हैं उससे कई ज़्यादा पादप कोशिका में होती हैं। तो पादप में जो होती हैं रसघानी वो बड़ा होती हैं जंतु कोशिका से, यानी जंतु कोशिका के अंदर जो रसघानी होती हैं, वैक्यूल्स जो होती हैं, वो छोटा होता है प्लांट के कंपेयर में। ये बात याद रखना है। तो रसघानी हो गया, केंद्रक हम बता दिए, लाइसोसोम बता दिए, सेंट्रोसोम बता दिए, राइबोसोम बता दिए, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिए, सेल वॉल बता दिए और सेल मेम्ब्रेन जिसे कोशिका झिल्ली बोला जाती हैं, जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म बोला जाती है। इन सारे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में हम विवरित कर दिए हैं। तो पिछला वीडियो से लेकर के इस वीडियो दोनों कंबाइन कीजिएगा तो पार्ट्स ऑफ सेल टोटल कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए पूरे